गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है चैलेंजेस टू कांग्रेस सिस्टम। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि बी पार्ट में हम इंडियन पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे कि फ्रॉम द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, कि इंडिपेंडेंस से लेकर टिल डेट तक इंडियन जो पॉलिटिक्स है उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या हुआ है, किसकी गवर्नमेंट रही है, किस तरह से रही है, क्या उनकी पॉलिसीज़ थी, इनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं सेकंड चैप्टर में। तो उसी में नेक्स्ट चैप्टर है चैलेंजेस टू कांग्रेस सिस्टम। ठीक है, इससे पहले हमने अभी तक जो पढ़ा था, जो फोर्थ चैप्टर हमने रीड किया था, वो था इंडियन फॉरेन पॉलिसी, इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या थी, कि दूसरे कंट्रीज के साथ उनके कैसे रिलेशंस थे, इसके रिगार्डिंग पढ़ा था। इसके पहले हमने पढ़ा था कि वन पार्टी डोमिनेंस, की कांग्रेस ने अकेले ने डोमिनेंस किया था, कांग्रेस को कोई चैलेंज करने वाला नहीं था। तो ये चैप्टर उसी पर बेस्ड है कि चैलेंजेस टू कांग्रेस सिस्टम। कि आपको मालूम होगा कि 1952 से 67 तक कांग्रेस का रूल रहा, ठीक है ना, क्योंकि 1952 से जो पहले गवर्नमेंट थी वो एक इंटरिम गवर्नमेंट थी। ठीक है, वो एक लीगल गवर्नमेंट नहीं थी क्योंकि उस समय जनरली कोई इलेक्शंस तो हुए नहीं थे। तो 52 के बाद एक इलेक्शंस के बाद एक गवर्नमेंट बनी और 1952 से लेकर 67 तक कांग्रेस की गवर्नमेंट रही थी। ठीक है, और इसी पीरियड को कांग्रेस सिस्टम बोला गया था कि कांग्रेस का डोमिनेंस रहा था। इस चैप्टर में हम कांग्रेस सिस्टम के सामने क्या क्या चैलेंजेस आए, यानी कि कांग्रेस ने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, अब देखिए इसके स्टार्टिंग में चैप्टर जो है, स्टार्टिंग में एक इमेज दी हुई है। आप देखिए कि इसमें एक ये बुलक दिखाया हुआ है और पीछे उसको लीड कर रहा है एक। ठीक है, अब इसमें चैप्टर में देखिएगा कि ये मतलब जो टॉपिक इसमें जो इमेज है इसमें क्या शो किया है। देखिए, ये स्टार्टिंग फ्रॉम द इंडिपेंडेंस है कि 1947, कि जब इंडिया आज़ाद हुआ उस समय कांग्रेस पार्टी थी और कांग्रेस का जो सिंबल था, कांग्रेस का सिंबल था ए पेयर ऑफ बुलक, कि बैलों का एक जोड़ा, ये कांग्रेस का एक सिंबल था। ठीक है, तो कांग्रेस का ये सिंबल दिखाया हुआ है जिसको कि उसको लेकर जा रहे हैं, मीन्स एक स्मूथली वो चल रही है कांग्रेस। इसके बाद देखिएगा इसमें देखो ये 1 ईयर लिखा रखा है कि फर्स्ट ईयर में कांग्रेस की क्या वो थी। अब 9 ईयर्स के बाद, यानी कि अगर हम बात करें 47 से 9 ईयर्स बाद 56 में जो कांग्रेस थी, इनके बीच में थोड़ा सा डिफरेंसेस होने लगे थे। कि देखिएगा आप दोनों इनको बुलक्स को देखिएगा कि थोड़ा सा ये गुस्से में है, तो यानी कि पार्टी के अंदर थोड़ा सा अब डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इसके बाद 17 ईयर्स की अगर बात करें 64 में आप देखेंगे कि दोनों जो पेयर ऑफ बुलक्स है, इन दोनों अलग अलग डायरेक्शन में मूव करके खड़े हुए हैं। यानी कि जो पार्टी के लीडर्स थे उस समय, उनके बीच में डिफरेंसेस ज़्यादा बढ़ गए थे कि एक इस वे पे जा रहा है, दूसरा अलग वे पे जा रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हुआ। और लास्टली ये दे रखा है कि 22 ईयर्स, यानी कि 1969 में दोनों जो लीड अलग अलग ग्रुप में बटे थे, कि इन दोनों के बीच में ये दोनों अलग हो गए और इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। यानी कि 22 ईयर्स 1969 में, यानी कि जो पेयर ऑफ बुलक था, ये दोनों बैल जो थे ये अलग हो गए, यानी कि कांग्रेस पार्टी का स्प्लिट हो गई थी, कांग्रेस पार्टी दो हिस्सों में बट गई थी। तो ये जो इमेज है ये जनरली कांग्रेस का एक वो दिखा रही है टाइम पीरियड की किस तरह से कांग्रेस ने स्टार्ट की थी। ठीक है, और किस तरह से वो अलग हुई थी। तो ध्यान रखिएगा कि कांग्रेस का जो ओरिजिनल सिंबल है, ओरिजिनल सिंबल जो था वो था ए पेयर ऑफ बुलक। ठीक है, इसके बाद नया सिंबल आया था, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखिए इस चैप्टर में क्या चीज़ें हैं। इन चैप्टर 2 वी रीड अबाउट द एमरजेंस ऑफ द कांग्रेस सिस्टम, कि सेकंड चैप्टर में हमने कांग्रेस के एमरजेंस के रिगार्डिंग पढ़ा था। दिस सिस्टम वाज फर्स्ट चैलेंज ड्यूरिंग द 1960s, कि 1960s में इस सिस्टम को चैलेंज किया गया पहली बार। एज पॉलिटिकल कंपटीशन बिकेम मोर इंटेंस, क्योंकि उस समय पॉलिटिकल कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो चुका था। द कांग्रेस फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू रिटेन इट्स डोमिनेंस, अब कांग्रेस के लिए एक बहुत डिफ़िकल्ट था कि भाई दोबारा से अपने उसी डोमिनेंस को मेंटेन करना। It faced challenges from the opposition that was more powerful and less divided than before, कि अब अपोजिशन पार्टीज ने काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस किए। ठीक है, काफ़ी जो कह सकते हो काफ़ी पावरफुल थे। अब जनरली वो क्या था कि जैसे पहले जो अपोजिशन पार्टीज थी वो अलग अलग बटी हुई थी, अब ऐसा नहीं था, वो इन्होंने एक ग्रुप बना लिया था। द कांग्रेस ऑल्सो फेस चैलेंजेस फ्रॉम विद इन, कि अपोजिशन पार्टी से तो चैलेंज था ही था, बल्कि इंटरनल जो कांग्रेस थी उनके अंदर भी डिस्प्यूट स्टार्ट हो गए थे।
एज द पार्टी कुड नो लॉन्गर अकोमोडेट ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंसेस, अब पार्टी के अंदर अलग अलग डिफरेंस थे, अब उन सभी को अपने यहाँ पर वो नहीं कर पा रही थी। जैसे आपने उसमें पढ़ा था स्टार्टिंग में कि कांग्रेस के डोमिनेंस का आपको ध्यान होगा, एक था प्रिंसिपल ऑफ टॉलरेंस, है ना, प्रिंसिपल ऑफ टॉलरेंस, अकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटीज, है ना, टॉलरेंस एंड अकोमोडेशन एंड टॉलरेंस, लेकिन अब वो पॉलिसी यहाँ पर फेल होने लगी थी। इन दिस चैप्टर वी पिक द स्टोरी फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट इन टू चैप्टर्स, कि चैप्टर 2 में जहाँ हमने छोड़ा था वहाँ से आगे अब इसको हम बात करेंगे। देखिए सबसे पहला इसमें अंडरस्टैंड हाउ द पॉलिटिकल ट्रांजिशन टुक प्लेस आफ्टर नेहरू, कि नेहरू के बाद पॉलिटिकल क्या चेंजेस हुआ, यानी कि किसको लीडरशिप मिली, कौन पीएम बना। सेकेंड है डिस्क्राइब हाउ द अपोजिशन यूनिटी एंड द कांग्रेस स्प्लिट पोज्ड ए चैलेंज टू कांग्रेस डोमिनेंस, कि अपोजिशन की यूनिटी के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे, और कांग्रेस स्प्लिट, की कांग्रेस स्प्लिट जो हुई थी उससे कांग्रेस के डोमिनेंस को एक चैलेंज मिल गया था कि कांग्रेस का डोमिनेंस दोबारा से एस्टेब्लिश करना। तीसरा है एक्सप्लेन हाउ ए न्यू कांग्रेस लेड बाय इंदिरा गांधी, और इसके बाद है कि एक नई कांग्रेस राइज हुई और इंदिरा ने किस तरह से उसे लीड किया। और लास्ट इसमें न्यू पॉलिसीज़ और आइडियोलॉजीज़, कि कांग्रेस सिस्टम को रिस्टोर करने के लिए किस तरह से नई पॉलिसीज़ और नई आइडियोलॉजीज़ को लाया गया। तो जनरली इसमें हम कांग्रेस के चैलेंज के बारे में बात करेंगे कि 1960s, जनरली ये बेसिकली हम बात कर रहे हैं 1960s का डिकेड, कि 1960 से लेकर 1969 तक के जो 10 ईयर्स हैं, इस समय कांग्रेस ने क्या चैलेंजेस फेस किए। और ध्यान रखिएगा कि इस जो डिकेड है इसे डेंजरस डिकेड के नाम से जाना जाता है, डेंजरस डिकेड, क्योंकि इस समय केवल कांग्रेस ने ही नहीं बल्कि कंट्री ने भी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस को फेस किया था। ठीक है, केवल अकेले कांग्रेस ने ही नहीं बल्कि पूरे देश ने काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस को फेस किया था, इसलिए इसको डेंजरस डिकेड कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए चैप्टर पे आ जाइए, चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम, की चैलेंजेस और कांग्रेस सिस्टम को रिस्टोर करने के लिए जो चैलेंजेस थे। और इसमें सबसे पहले एक रिकमेंड दी हुई है, ये दिया हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर नेहरू इज़ डेड, कि प्राइम मिनिस्टर नेहरू की डेथ हो चुकी है, तो उसके रिगार्डिंग है कि अब उनकी सीट वैकेंट हो चुकी है, नेहरू की सीट वैकेंट हो चुकी है, अब नेहरू की सीट पर कौन नेक्स्ट होगा, कौन कांग्रेस के डोमिनेंस को आगे कंटिन्यू रखेगा। ठीक है, चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल सक्सेशन, देखिए प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू पास्ड अवे इन मई 1964, कि मई 1964 में नेहरू जी की डेथ हो गई थी। ही हैड बी अनवेल फॉर मोर देन ए ईयर, कि वो एक साल पहले से ही काफ़ी ज़्यादा अनवेल थे, बीमार थे। दिस हैड जनरेटेड ए लॉट ऑफ स्पेकुलेशन अबाउट द यूजुअल क्वेश्चन ऑफ सक्सेशन, अब उस समय से ही एक वो चल गई थी, बात चल गई थी, क्वेश्चन राइज होने लग गया था कि भाई नेक्स्ट कौन होगा, नेहरू के बाद हु विल बी द नेक्स्ट, लाइक आफ्टर नेहरू हु, बट इन न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री लाइक इंडिया, लेकिन इंडिया जैसे एक न्यू इंडिपेंडेंट कंट्री में दिस सिचुएशन गेव राइज टू ए मोर सीरियस क्वेश्चन, कि इंडिया जैसे इंडिपेंडेंट कंट्री में जो रिसेंटली इंडिपेंडेंट हुआ है उसके सामने तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था। कोई बड़ा कंट्री होता काफ़ी समय से चल रहा है, उसके सामने इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं था जितना कि इंडिया के सामने था, कि कहीं ऐसा ना हो कि नेहरू के बाद दोबारा से कोई दूसरा कंट्री इस पर अपना अधिकार कर ले। The second question arose from the serious doubt that many outsiders had about whether India's democratic experiment will survive after नेहरू। दूसरा क्वेश्चन ये एक सीरियस डाउट पे था कि जो नेहरू जी ने जो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम यहाँ पर जो चलाया था, क्या नेहरू के बाद वो कंटिन्यू रहेगा, यानी कि इंडिया में क्या डेमोक्रेसी कंटिन्यू रहेगी या डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। इट वॉज फियर्ड दैट लाइक सो मैनी अदर न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़, कि ये डर था कि भाई और भी काफ़ी इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ थे जिनमें कि यही सिस्टम हुआ था कि स्टार्टिंग में उन्होंने डेमोक्रेसी अपनाई लेकिन कुछ समय के बाद वहाँ से डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी थी, तो क्या इंडिया में भी ऐसा ही होगा। इंडिया टू वुड नॉट बी एबल टू मैनेज अ डेमोक्रेटिक सक्सेशन, और इंडिया खुद भी इतना उस समय इतना कैपेबल नहीं था कि वो मैनेज कर सके डेमोक्रेटिक सक्सेशन को। ए फेलियर टू डू सो इट वॉज फियर्ड कुड लीड टू ए पॉलिटिकल रोल फॉर द आर्मी, की आर्मी के पास अब आर्मी के पास पावर्स आएगी, यानी कि एक सिंपल सा डिक्टेटरशिप। बिसाइड देयर वर डाउट्स इफ द न्यू लीडरशिप वुड बी एबल टू हैंडल द मल्टीपल क्राइसिस दैट अवेटेड इस सॉल्यूशन। अब एक क्वेश्चन ये भी हुआ कि चलो कोई नया लीडर बना, तो नया लीडर क्या मैनेज कर पाएगा जो हमारे सामने मल्टीपल क्राइसिस है जो, ठीक है ना,
कि इंडिया के सामने मल्टीपल चैलेंजेस थे, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। क्या जो नया लीडर आएगा वो इसको, जो इनके सॉल्यूशन है उनको कर पाएगा, इनको सॉल्यूट कर पाएगा? अब देखो, एक तो ये तो था कि नेहरू की डेथ हो गई थी, अब उसके बाद लीडर कौन होगा, एक तो ये हुआ। इसके अलावा और भी बहुत से चैलेंजेस थे इंडिया के सामने, जैसे अगर हम बात करें कि उसमें पॉवर्टी एक काफ़ी बड़ा चैलेंज था, इनइक्वलिटी, कॉम्युनल एंड रीजनल डिवीज़न, ये काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस थे। इसके अलावा इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा वीक हो रही थी। ये काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस थे जो इंडिया को उस समय फेस करने पड़ रहे थे। द 1960s वर लेबल्ड एज द डेंजरस डिकेड, और 1960 को एक डेंजरस डिकेड कहा गया था, व्हेन अनरिजोल्व प्रॉब्लम्स लाइक पॉवर्टी, जहाँ पर कि अनरिजोल्व प्रॉब्लम्स जो थी, पॉवर्टी, इनइक्वलिटी, कॉम्युनल एंड रीजनल डिवीज़न, कुड लीड टू ए फेलियर ऑफ द डेमोक्रेसी, जो कि जो हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी है उसको फेल कर सकते हैं, और इवन कंट्री का भी डिसइंटीग्रेशन हो सकता है, यानी कि कंट्री भी अलग अलग उसमें बढ़ सकता है। तो ये इंडिया के सामने एक चैलेंजेस था सबसे पहले, ठीक है ना, कि नेहरू की डेथ के बाद से स्टार्ट हुआ, और उस समय काफ़ी ज़्यादा हमने चैलेंजेस को फेस किया था। तो इन चैप्टर्स में हम इन्हीं चैलेंजेस के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे।